Good morning, dear students. In this video, we are going to study our chapter number 3, An Empire Across Three Continents, Class 11 History. तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट, मतलब 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो ये आपका तीसरा चैप्टर है। तो चलो बच्चों, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरुआत में, It was the ancient Roman Empire which was spread across the 3 continents, namely यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। तो यह कौन सा एम्पायर जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, वो था प्राचीन रोमन साम्राज्य, जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स या 3 महाद्वीपों में, जिनका नाम है यूरोप, एशिया और अफ्रीका, यहाँ में इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। तो ये रोमन एम्पायर का मैप है, ठीक है। तो इस मैप से हमें पता पड़ रहा है कि इस ईस्ट साइड में सीरिया से लेकर वेस्ट साइड में जो स्पेन है, या जो क्या बोलते हैं इसको, अटलांटिक ओशन है, वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और नॉर्थ साइड में ये जो राइन और डेन्यूब नदी है ऊपर, वहाँ से लेकर साउथ में ये अफ्रीका का डेजर्ट है, वहाँ तक फैला हुआ है। तो चलो आगे इसकी सीमाओं के बारे में बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले सोर्सेस के बारे में जानते हैं। कौन कौन से सोर्सेस है जिससे हमें एंशिएंट रोमन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। तो रोमन हिस्टोरियंस हैव ए रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेस टू गो ऑन विच वी कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो रोमन जो इतिहासकार थे, उन्होंने मतलब उनके पास बहुत ही रिच कलेक्शन था, बहुत ही समृद्ध भंडार था सोर्सेस साहित्य का, जिसको उन्होंने 3 भागों में बांटा, या जिनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो इस प्रकार हैं। पहला है टेक्स्ट मतलब कोई भी साहित्य, किताब, ग्रंथ वगैरह, ठीक है, पाठ्य स्रोत। दूसरा डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज वगैरह, अभिलेख इसमें। और तीसरा है मटेरियल रिमेन्स यानी भौतिक अवशेष, कुछ अवशेष वगैरह जो बच गए होंगे, जैसे कि बिल्डिंग, मोन्यूमेंट्स वगैरह, पोट्री वगैरह, ये सब मटेरियल रिमेन्स में आएंगे। तो इन सोर्सेस को थोड़ा और डीपली जान लेते हैं। टेक्स्ट में क्या क्या आता है। टेक्स्ट में कंटेम्प्रेरी हिस्ट्रीज़, जिसको एनल्स कहते हैं, मतलब उस समकालीन लोगों के द्वारा लिखी गई किताबें, जिसको इतिहास या एनल्स भी कहा जा सकता है। फिर लेटर्स, उसके द्वारा उन समय के लोगों द्वारा लिखे गए पत्र। स्पीचेस, भाषण। सरमन्स, लॉज, और इसके अलावा सरमन्स या जो लोगों के उपदेश वगैरह, प्रवचन वगैरह, एंड लॉज या कानून वगैरह। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा। डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज में इंस्क्रिप्शंस, कट ऑन स्टोन्स, ग्रीक एंड लैटिन। तो इंस्क्रिप्शन जो कि पत्थरों पे लिखे गए हैं, जो कि ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपिरस स्क्रॉल, और एक पेपिरस जो कि पेड़ के पत्ते होते हैं, पेपिरस नाम के पेड़ के पत्ते, जिस पे लिखने का काम किया जाता था, तो उसके स्क्रॉल मिले हैं। कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंट्स, लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो उस पेपिरस स्क्रॉल पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, अकाउंट्स और लेटर वगैरह, और जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या सरकारी दस्तावेज थे, उन सब की डिटेल लिखी होती थी। तो उस समय कागज़ तो था नहीं, तो लोग पेपिरस, यानी पेपिरस एक पेड़ है जिसके पत्ते पर लिखा जाता था, और उसे संभाल कर रखा जाता था, स्क्रॉल बनाकर, एक रोल बनाकर रखा जाता था। लास्ट टाइम मटेरियल रिमेन्स, भौतिक अवशेष, जिसमें बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, पोट्रीज, कोइंस, मोज़ेक्स एट्सेट्रा। तो इसमें जो भौतिक अवशेष आ जाएंगे, इसमें ये सब आएंगे, जिसमें भवन, स्मारक, पोट्री यानी कलाकृतियाँ, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन, सिक्के और मोज़ेक वगैरह, भित्ति चित्र वगैरह, ये सब शामिल किए जाते हैं। तो 2 सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे पावरफुल और शक्तिशाली जो साम्राज्य थे उस समय के, उनके बारे में बात करते हैं। द 2 मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स, 2 सबसे शक्तिशाली साम्राज्य।
द टू एम्पायर्स दैट रूल्ड बिटवीन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड 630 CE वर रोम एंड ईरान। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर, यानी ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी तक जो दो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुए वे थे रोम और ईरान। रोम यानी रोमन एम्पायर, और ईरान का जो ईरान के जो एम्पायर था वो ईरानी एम्पायर, जो उस समय अलग अलग डायनेस्टी के रूलर्स थे, उनके बारे में जानेंगे बाद में, पार्थियंस, ससानियंस वगैरह। ठीक है। द रोमन्स एंड ईरानियंस वर नेबर्स, मतलब रोमन और ईरानी लोग दोनों नेबर्स थे, आपस में दोनों की सीमाएं टच होती थी। सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रैन अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स, मतलब इन दोनों साम्राज्यों की जो सीमाएं थी एक नैरो स्ट्रिप के द्वारा, एक छोटी सी पट्टी के द्वारा, सकरी पट्टी के द्वारा विभाजित की गई थी। मतलब दोनों की सीमाओं के बीच में एक छोटी सी पट्टी पड़ती थी, जो कि जो यूफ्रेट्स नदी या जो फरात नदी है, उस नदी के किनारे जो थोड़ी सी ज़मीन थी, उस ज़मीन से दोनों का साम्राज्य या एम्पायर अलग होता था, वरना दोनों आपस में मिल जाते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो यूफ्रेट नदी या फरात नदी है वो दोनों साम्राज्य के बीच में एक सीमा रेखा का काम करती थी। मतलब यूफ्रेट नदी या जो फरात नदी है उसकी एक तरफ ईरानी एम्पायर है, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर। दे वर राइवल्स एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री, मतलब वो अपने इतिहास में, अपने जितना भी समय उन्होंने निकला, अपने इतिहास के अधिकांश समय में वो हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहे और आपस में वो प्रतिद्वंदी थे, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने रहे और आपस में लड़ते रहे अपने इतिहास के अधिकांश समय में। रोमन एम्पायर, अब रोमन एम्पायर्स की बाउंड्रीज की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला था। द रोमन एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम यूफ्रेट्स और सीरिया इन द ईस्ट टू द अटलांटिक ओशन और स्पेन इन द वेस्ट। तो रोमन एम्पायर की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के बारे में है ये कि रोमन एम्पायर पूर्व में सीरिया से और यूफ्रेट नदी से लगा हुआ था, ठीक है, और पश्चिम में यह है स्पेन पर, स्पेन से मतलब जो स्पेन देश है यूरोप में वहाँ तक, या फिर हम समुद्र की बात करें तो अटलांटिक ओशन तक लगा हुआ था, या उसकी सीमाएं अटलांटिक ओशन को छूती थी। फिर इन द नॉर्थ साइड में, उत्तर की दिशा में, इट्स बाउंड्रीज वर मार्क्ड बाय द रिवर राइन एंड डेन्यूब। उत्तर दिशा में जो नदियाँ थी, राइन नदी और डेन्यूब नदी, जो कि जर्मनी के अंदर आती है, वहाँ तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। एंड इन द साउथ बाय द सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, और साउथ में, दक्षिण में अफ्रीका के अंदर जो सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है, वहाँ तक इसकी सीमाएं लगी हुई थी। दिस वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वाज द रोमन एम्पायर, और यह जो विशाल जो भूभाग था वह रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। दैट इज़ वाई रोमन एम्पायर इज़ कॉल्ड एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, और इसीलिए रोमन एम्पायर को एक ऐसा एम्पायर या ऐसा साम्राज्य कहा जाता है जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, जो कि इस प्रकार है: यूरोप, एशिया और अफ्रीका। मेडिटेरेनियन सी वाज कॉल्ड द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। उसी तरह रोमन एम्पायर का जो दिल कहलाता था वो था मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर। ईरानियन एम्पायर, ईरान का साम्राज्य देखो, ईरान कंट्रोल द एंटायर एरिया साउथ ऑफ कैस्पियन सी टू ईस्टर्न अरेबिया एंड एट टाइम्स लार्ज पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। मतलब ईरान का साम्राज्य भी एंटायर साउथ था, मतलब कैस्पियन सागर के दक्षिण का पूरा एरिया, साउथ का सारा एरिया ईरान के कंट्रोल में आता था। इसके अलावा ईस्टर्न अरेबिया, इसके अलावा पूर्वी अरब तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। एंड एट टाइम्स लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, और कभी कभी तो उसकी सीमाएं अफ़गानिस्तान तक भी, या अफ़गानिस्तान का बड़ा हिस्सा भी ईरानी एम्पायर के अंतर्गत आता था।
द फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर के चरण मतलब उनके रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो अलग अलग शासक हुए उन शासकों के दौरान रोमन साम्राज्य कभी बढ़ा कभी घटा, उस हिसाब से अलग अलग चरणों में रोमन एम्पायर को बांटा गया है। तो कौन कौन से फेजेस है देखिए। द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। रोमन एम्पायर को या रोमन साम्राज्य को मुख्य रूप से 2 चरणों में बांटा जा सकता है, अर्ली रोमन एम्पायर एंड लेट रोमन एम्पायर। अर्ली रोमन एम्पायर मतलब पूर्ववर्ती और लेट वाला उत्तरवर्ती, ठीक है, उत्तरवर्ती या परवर्ती रोमन साम्राज्य। दोनों के बीच में कौन सी सदी में के सीमा रेखा का काम करती है। द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd सेंचुरी कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर। मतलब तीसरी सदी के मुख्य भाग तक का जो पूरा समय है, पूरा काल है, होल पीरियड है, वह है क्या कहलाता है, अर्ली एम्पायर कहलाता है। ठीक है, मतलब ये मान लो ईसा मसीह के जन्म से लेकर उनसे पहले से लेकर जो 3rd सेंचुरी का जो मेन पार्ट था वहाँ तक इसका अर्ली एम्पायर या मेन पार्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद द पीरियड आफ्टर 3rd सेंचुरी कैन बी कॉल्ड द लेट एम्पायर। और जो 3rd सेंचुरी के मेन पार्ट के बाद का जो टाइम है, जो समय है, उसको लेट एम्पायर या परवर्ती साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2 भागों में रोमन एम्पायर के फेजेस को बांटा गया है। 3rd सेंचुरी तक का समय है अर्ली एम्पायर और 3rd सेंचुरी से बाद वाला लेट एम्पायर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर। रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर के बीच में अंतर। मेजर डिफरेंस बिटवीन द रोमन एंड ईरानियन एम्पायर वर, तो मुख्य अंतर जो है दोनों एम्पायर के बीच में वो इस प्रकार है। रोमन एम्पायर हैड ए डाइवर्स पॉपुलेशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ ईरान। मतलब रोमन एम्पायर के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो लोग रहते थे वो डाइवर्स पॉपुलेशन के थे, मतलब विविधता युक्त जनसंख्या थी उसमें। कंपेयर करें तो ईरान से कंपेयर करें तो ईरान में इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन नहीं थी। रोमन एम्पायर के अंतर्गत या रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो लोग थे या जो जनता थी वो डाइवर्स पॉपुलेशन की थी, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग समाज के लोग, अमीर गरीब, छोटे बड़े बूढ़े, और जो भी उनमें जो अंतर है ना, डाइवर्स थे। ठीक है, वो एक जैसे नहीं थे या एक धर्म के नहीं थे। फिर द पार्थियंस एंड ससानियंस डायनेस्टी, ये याद रखना आपको, ये दोनों डायनेस्टी ईरान से आती है, ईरान की है ये, तो ईरानी डायनेस्टी है ये। द पार्थियन एंड ससानियन डायनेस्टीज दैट रूल्ड ईरान इन दिस पीरियड रूल्ड लार्जली ओवर द ईरानियन पॉपुलेशन। इस काल के दौरान, मतलब जब उनकी रोमन एम्पायर के साथ राइवलरी और जो कंपटीशन था वो चल रहा था, उस दौरान पार्थियन और ससानी डायनेस्टी या राजवंश के राजाओं ने ईरान पर शासन किया था। ठीक है, और ईरानी जनता पर ये व्यापक तौर पर अपना शासन चलाते थे। वेयर एज द रोमन एम्पायर वाज ए वेराइटी ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर्स बाउंड बाय द कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जबकि जो रोमन एम्पायर था, रोमन साम्राज्य था, उसमें जो वैरायटी ऑफ क्षेत्र थे, मतलब अलग अलग विविध प्रकार के क्षेत्र, साथ ही कल्चर्स भी, अलग अलग संस्कृति थी। ठीक है, जो कि सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा आपस में जुड़े हुए थे, आपस में मतलब संयुक्त होकर एक दूसरे को एकता के सूत्रों में बांधे हुए थे। मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। बट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस ओनली ग्रीक एंड लैटिन वर यूज्ड। तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, प्रशासनिक जो भी काम होते थे उसके लिए केवल यूनानी और लैटिन भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। द अपर कास्ट ऑफ ईस्ट स्पोक ग्रीक एंड दोज इन द वेस्टर्न पार्ट स्पोक लैटिन। देखिए, जो अपर क्लास के लोग थे, यानी उच्चतर वर्ग के थे, जिसको हम बोल ले वीआईपी लोग या
अपर क्लास, ठीक है, वो ईस्ट साइड में रहते थे, ईस्ट रोमन एम्पायर के ईस्ट साइड में, वो ग्रीक भाषा बोलते थे। और जो वेस्टर्न साइड में रहते थे वो लैटिन भाषा बोलते थे, ठीक है। ऑल द पीपल इन द रोमन एम्पायर वर सब्जेक्ट्स ऑफ सिंगल रूलर, मतलब सारे जो लोग रोमन एम्पायर के अंतर्गत आते थे वो एकमात्र शासक की प्रजा कहलाती थी, मतलब उनका राजा एक ही होता था, ठीक है, द एम्परर, जिसको एम्परर या सम्राट कहा जाता था। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे लिव्ड एंड वाट लैंग्वेज दे स्पोक, निरपेक्ष रूप से चाहे मतलब वो कहीं भी रहते हो और उनकी कोई भी भाषा वो बोलते हो, लेकिन वो चाहे कोई भी भाषा बोले, कहीं भी रहे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो रोमन एम्पायर के अंतर्गत आते हैं और वो उसके रोमन एम्पायर की प्रजा है, इसीलिए उन सबको उनका जो एक राजा होगा या एकमात्र एम्परर होगा उसको उसकी बात माननी होगी और उसकी रूल्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ फाउंडेशन एंड सक्सेशन टू द थ्रोन इन द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत रोमन साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और उसमें बाद में उत्तराधिकारी वगैरह कैसे आए, इसके बारे में ये टॉपिक है, ज़रा जान लेते हैं। ऑक्टेवियन वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ एंड हेयर ऑफ जूलियस सीजर हु लेटर चेंज्ड हिज नेम टू ऑगस्टस सीजर, ठीक है। एक राजा हुआ था ऑक्टेवियन नाम से, ठीक है, वह जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन था, अडॉप्टेड यानी गोद लिया हुआ। जूलियस सीजर का खुद का कोई बेटा नहीं था तो उसने ऑक्टेवियन को गोद लिया था, ठीक है। तो ऑक्टेवियन को गोद लेकर उसने बाद में उसको राजा बनाया था। बाद में जब वह राजा बना, ऑक्टेवियन जब राजा बना तो उसने राजा बनते समय अपना नाम चेंज कर लिया और नाम रखा उसने ऑगस्टस सीजर। तो इस तरह से ऑगस्टस सीजर जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन था, ठीक है। रोमन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय ऑगस्टस सीजर who ruled from 27 BCE to 14 CE। रोमन साम्राज्य की स्थापना ऑगस्टस सीजर ने ही की थी, जिसका नाम पहले ऑक्टेवियन था, ठीक है। तो ऑक्टेवियन या ऑगस्टस सीजर ने रोमन एम्पायर की स्थापना की थी, कब की थी? 27 BCE में, जिसने 27 BCE से लेकर 14 CE तक शासन किया, ठीक है। 27 BCE प्लस 14 CE लगभग कितने साल? 40 से 41 ईयर उसने रूल किया था, ठीक है। द रिजाइम एस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टस द फर्स्ट एम्परर इन 27 BCE वाज कॉल्ड द प्रिंसिपेट। और उस ऑगस्टस सीजर या ऑक्टेवियन ने जो शासन स्थापित किया था 27 BCE में, उस शासन व्यवस्था को प्रिंसिपेट कहा जाता है, ठीक है। तो ऑगस्टस सीजर या ऑक्टेवियन द्वारा जो रोमन एम्पायर की स्थापना की थी 27 BCE में, उसको प्रिंसिपेट कहा जाता है। फैमिली डिसेंट ईदर नेचुरल और अडॉप्टिव वाज द डिसिसिव फैक्टर इन द सक्सेशन टू द थ्रोन इन द रोमन एम्पायर, ठीक है। मतलब रोमन एम्पायर के अंतर्गत जो पारिवारिक वंश क्रम है उसमें नेचुरल सन भी राजा बन सकता था और अडॉप्टेड सन भी, नेचुरल यानी खुद का बेटा भी राजा बनाया जा सकता है और अडॉप्ट यानी गोद लेकर भी वो राजा बना सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार राजा को था, ठीक है। द आर्मी वाज आल्सो वेडेड टू दिस कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आर्मी भी आती थी, मतलब आर्मी भी इस सिद्धांत को मानती थी कि वो भी अडॉप्टेड सन को आर्मी में भर्ती कर सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, टिबेरियस वाज नॉट द नेचुरल बट अडॉप्टेड सन ऑफ ऑगस्टस हु रूल फ्रॉम 14 to 37 CE। उदाहरण के रूप में हम देखें तो टिबेरियस नाम का एक रूलर हुआ था, राजा हुआ था, वह अडॉप्टेड सन था ऑगस्टस का, ऑगस्टस सीजर का गोद लिया हुआ पुत्र था, उसका खुद का नेचुरल या खुद का पुत्र नहीं था, जिसने कि 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक शासन किया था।
तो इसमें हमने देखा कि ऑगस्टस सीजर भी जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन था और टिबेरियस भी ऑगस्टस सीजर का या ऑक्टेवियन का अडॉप्टेड सन था। ठीक है, अच्छे से समझ आया बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक आप जानते हैं, द थ्री मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो तीन मुख्य प्लेयर थे, तीन मुख्य खिलाड़ी थे राजनीतिक इतिहास में, किसके? रोमन एम्पायर के राजनीतिक इतिहास के तीन मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे? पहला द एम्परर, बादशाह या राजा, ठीक है, सम्राट। सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, यह सोर्स ऑफ ऑथोरिटी यानी शक्ति का स्रोत था, ठीक है, क्योंकि सारी पावर इसी से जनरेट होती थी। मतलब पूरे साम्राज्य का जो मेन पावर था वो यही था। फिर सीनेट, बॉडी ऑफ वेल्दी फैमिलीज़। दूसरी थी सीनेट, जैसे मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, उसी तरह सीनेट थी, बॉडी ऑफ वेल्दी फैमिलीज़। यह बहुत अमीर लोगों की निकाय थी या उसका संगठन था। थर्ड द आर्मी, तीसरी सेना। पेड एंड प्रोफेशनल, मतलब यह पेड थी, मतलब इसको वेतन मिलती थी, सैलरी मिलती थी, एंड प्रोफेशनल, और यह बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल या व्यावसायिक थी, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ रोमन आर्मी। रोमन आर्मी की विशेषताएं क्या क्या थी? द रोमन आर्मी वाज ए पेड एंड प्रोफेशनल आर्मी वेयर सोल्जर्स हैड टू पुट अप 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। रोमन आर्मी जो थी वो पेड और प्रोफेशनल आर्मी थी, मतलब उनको वेतन सैलरी वगैरह मिलती थी और वो अपने काम में बड़े प्रोफेशनल थे, व्यावसायिक थे, ठीक है। वहाँ पर एक नियम था कि हर सैनिक को कम से कम 25 साल अपनी सैनिक सेवा देनी होगी एम्पायर के लिए, रोमन साम्राज्य के लिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी वाज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर की एक मुख्य विशेषता ये थी कि वहाँ पर पेड आर्मी का एग्जिस्टेंस था, मतलब जो सैलरी या वेतनभोगी आर्मी थी उसका अस्तित्व होना रोमन एम्पायर की सेना की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। द आर्मी वाज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ रोमन एम्पायर, मतलब जो आर्मी थी रोमन एम्पायर की वह सिंगल सबसे बड़ी एकल संगठन था, सबसे बड़ा एकल संगठन था रोमन साम्राज्य के अंतर्गत। इससे बड़ा कोई एकल संगठन नहीं था। इट हैड द पावर टू डिसाइड द फेट ऑफ द एम्परर, मतलब आर्मी के पास इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि वह राजा या जो बादशाह होता था उसके भाग्य की या किस्मत के निर्धारण भी कर सकती थी। मतलब आर्मी चाहे तो राजा का तख्ता पलट कर सकती थी, राजा को हटा सकती थी, राजा की किस्मत कैसी होगी या वो कितने साल रूल करेगा, तो ये इसकी राजा की किस्मत या भाग्य का फैसला करने की शक्ति भी आर्मी के पास थी, इतनी शक्तिशाली बन गई। द आर्मी वाज हेटेड बाय सीनेटर्स, लेकिन जो सीनेटर्स थे, सीनेट के सदस्य थे, ठीक है, वो लोग आर्मी से नफ़रत करते थे। सीनेटर्स आर्मी को पसंद नहीं करते थे। दस इट कैन बी सेड दैट द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द थ्री प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रोमन एम्पायर का जो बादशाह होगा या फिर सम्राट होगा, साथ ही जो एरिस्टोक्रेसी यानी अभिजात या कुलीन वर्ग के लोग होंगे, जो अमीर लोग होते हैं वो, साथ ही आर्मी, सेना, ये तीनों रोमन एम्पायर के पॉलिटिकल हिस्ट्री में या राजनीतिक इतिहास के मुख्य प्लेयर या मुख्य खिलाड़ी साबित हुए थे या मुख्य खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है द ऑगस्टन एज, ऑगस्टस का शासन काल, ठीक है, ऑगस्टस का शासन काल, ऑगस्टस सीजर। द ऑगस्टन एज इज रिमेंबर्ड एज द एज ऑफ पीस। तो ऑगस्टस सीजर का जो शासन काल था वह एक शांति काल के रूप में याद किया जाता है। शांति, उस समय उसके शासनकाल में हमेशा चारों ओर शांति थी, कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई दंगा फसाद नहीं हुआ।
It brought peace after decades of internal strife and centuries of military conquest. मतलब ऑगस्टस के शासनकाल में दशकों के आंतरिक संघर्ष और सदियों के जो सैन्य विजयों के बाद जो शांति आई, उसी के रूप में इसके शासनकाल को याद किया जाता है। एक्सटर्नल वॉरफेयर वाज आल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट 2 सेंचुरीज़। और जो दूसरे देशों से जो लड़ाई झगड़ा या युद्ध वगैरह होता था, वो भी पहली 2 सदियों में बहुत ही कम देखने को मिला। मतलब बाहरी दूसरी देशों से लड़ाई या आंतरिक कलह वगैरह ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो इस तरह से ऑगस्टस सीजर या ऑगस्टन एज जिसको बोलते हैं, ऑगस्टस सीजर का शासनकाल, वह एक शांति काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी बचे हुए पार्ट्स हम अलग अलग वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।